हेलो बच्चों, श्री अमिचंद ITI बुहाना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के सेकेंड ईयर के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए, ऑल ट्रेड के लिए, सभी ट्रेडों के लिए गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज हमारा टॉपिक यह रहेगा। गुरुत्व केंद्र को समझने के लिए हम पहले अध्ययन करते हैं गुरुत्व का। गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व को जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी है पृथ्वी का गुण, वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो ग्रेविटी पृथ्वी का गुण जिसके कारण कोई वह प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है, इसे हमने मानना कि यह हमारी अर्थ है, पृथ्वी, और प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु है, वो इसकी ओर एक आकर्षण महसूस करती है। तो यह पृथ्वी का गुण है जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यह गुण गुरुत्व कहलाता है। तो इसे हम पृथ्वी का गुण बोलेंगे। तो ये गुरुत्व है। अब गुरुत्व के कारण प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स। ये जो बल पृथ्वी लगता है, तो गुरुत्व बल किसे कहा जाएगा? कि वह बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ध्यान देने की बात है कि गुरुत्व और गुरुत्व बल दोनों अलग अलग चीज़ है। गुरुत्व है पृथ्वी का गुण है, और पृथ्वी के इस गुण के कारण गुरुत्व बल उत्पन्न हुआ है। और गुरुत्व बल है जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण वस्तु के अंदर एक त्वरण भी उत्पन्न होता है जिसे हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं, और सामान्यतः न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम उसे जी से व्यक्त करते हैं। तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो गुरुत्व त्वरण हो गया, जिसका मान फिक्स मानते हैं हम। G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मान माना गया है गुरुत्व त्वरण का। ये MKS प्रणाली के अंदर है। अगर CGS प्रणाली में बात करें तो यह मान हो जाता है 98.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मान इसका हो जाता है 98.1 नहीं, 900 MKS प्रणाली में तो यह होता है, और CGS प्रणाली में हो जाता है 981 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह मान हो जाता है CGS प्रणाली के अंदर। अगली चीज़ है गुरुत्व के कारण, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों अलग अलग मानते हैं हम। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं हम। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इनमें दोनों में अंतर यह माना जाता है कि ग्रेविटी, गुरुत्व बल जो होता है पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण दो वस्तुओं के मध्य काम करता है। भारी या हल्की वस्तु हैं, उनके मध्य काम करते हैं। अगर हम ये माने कि हमारे ये अर्थ हैं, हम इसे अर्थ मानते हैं, और एक वस्तु ऐसे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी बल लगता है, बहुत हल्का सा। तो वह जो बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्व बल है पृथ्वी के और वस्तु के बीच में लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वस्तु के मध्य लगता है। इन चीज़ों का बारे में ज्ञात पर होने के बाद में अब हम पढ़ेंगे
गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र किसी भी वस्तु के अंदर वह बिंदु है जहाँ पर उसका समस्त भार संकेंद्रित होता है। अगर वस्तु का, अगर हम माने कि वस्तु का जो भार है वस्तु की सतह में एक समान से फैला हुआ है, बटा हुआ है, तो प्रत्येक वस्तु के अंदर बीच में एक स्थान, एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पर उस वस्तु का सारा भार संकेंद्रित माना जाता है, कंसंट्रेटेड माना जाता है, तो उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, ये सारा फैला हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ पर इसका सारा भार काम करेगा। इस बिंदु को, इस वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। तो किसी बिंदु, इसकी परिभाषा हो जाएगी गुरुत्व केंद्र की, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा हो जाएगी कि किसी वस्तु का वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त भार संकेंद्रित होता है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो अब इसके लिए हम मानते हैं कि जो भी कुछ नियम है जो कि पहले से निर्धारित हैं कि समतल ज्योमितीय आकृतियाँ और ठोस वस्तुएं जो हैं उनके गुरुत्व केंद्र फिक्स माने गए हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा के अंदर यही पूछे जाते हैं कि इस आकृति का गुरुत्व केंद्र क्या होगा, इस आकृति का गुरुत्व केंद्र क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम पूछते हैं जैसे ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृति एक गुरुत्व केंद्र, ज्यामितीय आकृतियों के अंदर 2D आकृति आ गई, जैसे वृत्त है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, त्रिभुज है। ये जो आकृतियां हैं इनको हम ज्यामितीय आकृति या समतल ज्यामितीय आकृति कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर केवल लंबाई चौड़ाई तो वही वो चीज़ें होती हैं, इसलिए इन्हें 2D, 2 डायमेंशनल आकृतियाँ भी कहते हैं। जैसे पहली आकृति है कि अगर हम बात करें वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, यह आकृति है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इनका गुरुत्व केंद्र माना जाता है कि जहाँ इनके विकिरण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ इनका गुरुत्व केंद्र होता है। तो ये वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? जहाँ इन आकृतियों के विकिरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु इनका गुरुत्व केंद्र होता है। ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इनका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु। दूसरा ये माना जाता है कि इनकी जो ऊंचाई होती है, यानी चौड़ाई मान लीजिए या ऊंचाई का आधा h/2, अगर इसकी ऊंचाई हम h मानेंगे और ये हम इसकी वृत्त मानेंगे b, तो इसकी ऊंचाई का आधा h/2 यहाँ पर भी इसका गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। तो परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो या तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, अगर वह ऑप्शन न दिया हो तो उनकी ऊंचाई से, आधार से आधी ऊंचाई पर, आधार इसका ये, इससे आधी ऊंचाई, आधी ऊंचाई पर, तो आधार से ऊंचाई का 1/2 ऊंचाई पर यहाँ इसका गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। तो वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज के बाद में हम लेते हैं त्रिभुज।
तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होगा वह हम बताते हैं। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र के लिए हम इसकी त्रिभुज की आकृति पर विचार करते हैं। तो इसके लिए भी दो नियम हैं कि जहाँ अगर इस त्रिभुज की प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक कोने से उसके विपरीत भुजा का मध्य भाग मिलाते हैं, जैसे इससे इस शीर्ष से हमने त्रिभुज की अपोजिट भुजा ये पड़ी, इसका मध्य बिंदु ये है। इसी प्रकार अगर यहाँ से हम देखें तो इसका मध्य बिंदु ये है। इसी प्रकार यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मध्य बिंदु ये है। प्रत्येक भुजा का आधा क्या, इसको माध्यिका बोलते हैं। तो जहाँ त्रिभुज की माध्यिकाएँ ही मिलती हैं वहाँ उसका गुरुत्व केंद्र होता है। पहला नियम ये है। दूसरा, त्रिभुज की ऊंचाई से, जैसे त्रिभुज की हाइट अगर हम माने कि ये त्रिभुज की हाइट है, ऊंचाई h है, तो जहाँ उसकी ऊंचाई है उसका 1/3 यानी h/3 ऊंचाई पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो हम लिखेंगे जहाँ त्रिभुज की माध्यिकाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, पहला नियम ये है। दूसरा ये है कि त्रिभुज की ऊंचाई का 1/3 ऊंचाई पर, h/3 ऊंचाई पर। इसी प्रकार अगर शंकु की बात की जाए, शंकु का गुरुत्व के अंदर अगर हम बात करें, ये शंकु है हमारे पास, तो शंकु की जो ऊंचाई होती है, ये शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, ये ऊंचाई है h, इसकी कुल ऊंचाई मानी। तो शंकु की ऊंचाई के h/4 ऊंचाई पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो शंकु के आधार से उसकी ऊर्ध्व ऊंचाई पर उसकी ऊंचाई के चौथे भाग पर h/4 ऊंचाई पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो आधार से ऊर्ध्व ऊंचाई के 1/4 ऊंचाई पर शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है। अगर हम वृत्त की, गोले की बात करते हैं, तो वृत्त और गोला, इनका अगर गुरुत्व केंद्र देखा जाए तो इनका जो ज्यामितीय केंद्र होता है वहाँ इनका गुरुत्व केंद्र होता है। ये इसका गुरुत्व केंद्र था वृत्त का या गोले का। गोले की भी अगर हम देखते हैं तो हम गोले की कहते हैं इसका ज्योमिति, हालांकि गोला जो होता है 3D ऑब्जेक्ट है, तो 3D ऑब्जेक्ट में जो ज्यामितीय केंद्र होता है उस ज्यामितीय केंद्र पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। लेकिन अगर नियमित अर्धवृत्त का बात करते हैं तो अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र उसकी त्रिज्या के आधार से, उसकी त्रिज्या के 4r/3 पाई ऊंचाई पर होता है। तो अगर हम ये माने कि ये हमारा अर्धवृत्त है तो उसकी ऊर्ध्व त्रिज्या देखेंगे। सबसे पहले ये इसकी ऊर्ध्व त्रिज्या है, तो ये इसका आधार हो गया। तो ऊर्ध्व त्रिज्या से 4r/3 पाई, तो 4r
यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ अगर इसकी लेंगे ये ऊंचाई पर इसकी गुरुत्व केंद्र मिलता है। इसे हम बोलते हैं 3r बटे 4r बटे 3 पाई ऊंचाई पर उसका गुरुत्व केंद्र मिलता है। तो हम इसको लिखेंगे कि ऊर्ध्व त्रिज्या पर 4r बटे 3 ऊंचाई पर गुरुत्व केंद्र होता है किसका? अर्धवर्त का। इसी प्रकार अगर हमें कहा जाए अर्धगोले का, अगर अर्धगोला हम मानने कि ये हमारा अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले पर उसकी ऊर्ध्व त्रिज्या हो गई है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो ऊर्ध्व त्रिज्या पर 3r बटे 8 दूरी पर उसकी गुरुत्व केंद्र होता है। ऊर्ध्व त्रिज्या पर 3r बटे 8 दूरी पर अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र पाया जाता है। तो ये कुछ नियम है जो कि पहले से निर्धारित है। परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि गोले का, वर्त का, अर्धवर्त का, अर्धगोले का, शंकु का, वृत्त का, त्रिभुज का, इनका गुरुत्व केंद्र निर्धारित होता है और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंदर ये पूछा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको हल करवाऊंगा तब उसके अंदर इनका जवाब दूंगा। अगला देखिए, समलंब चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र पूछा जाए। समलंब चतुर्भुज का अगर हमें गुरुत्व केंद्र पूछा जाए तो समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है वह समलंब चतुर्भुज होता है। तो समलंब चतुर्भुज, ये अगर हमने हमारा समलंब चतुर्भुज माना है, ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी ये दो भुजाएं समांतर हैं। भुजा ए बी सी डी ये दोनों समांतर हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज है। और अगर हम माने कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है h, ऊंचाई हमने मानी इसकी h है, तो इसका गुरुत्व केंद्र निकालने का सूत्र होता है, इसके गुरुत्व केंद्र हमेशा आधार से निकाला जाता है। आधार इसका हमने माना CD है, तो इसका गुरुत्व केंद्र का उनका सूत्र है कि h बटे 3 गुणा a प्लस 2b बटे a प्लस b, जहाँ पर a इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई है, ये a इस भुजा की लंबाई मानी, b नीचे वाले भुजा की लंबाई मानी। तो समांतर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई a है, दूसरे भुजा की लंबाई b है, तो उन दोनों भुजाओं और उन दोनों के बीच की दूरी h है। तो समलंब चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने का सूत्र होगा h बटे 3 गुणा a प्लस 2b बटे a प्लस b। ये समलंब चतुर्भुज का सूत्र है। इसके बाद बेलन, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं, बेलन यानी सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र क्या मानेंगे हम? तो अगर बेलन का गुरुत्व केंद्र उसकी ऊर्ध्व ऊंचाई पर h बटे 2 ऊंचाई पर स्थित होता है, ऊंचाई इसकी ऊर्ध्व हम ये मानते हैं, तो इसके h बटे 2 आधी ऊंचाई पर स्थित होता है, यानी बेलन का मध्य बिंदु। तो बेलन का जो गुरुत्व केंद्र होता है उस बेलन की ऊंचाई का h बटे 2 ऊंचाई पर उसका गुरुत्व केंद्र पाया जाता है। तो बच्चों ये आकृतियाँ थी जिसके द्वारा आपको कुछ ज्योमितीय आकृतियाँ हैं उनका पहले से
निर्धारित है कि गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, ये आपको याद रखना है। और परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है इनमें से कि इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, और ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है। इसके अंदर आपको कोई शोर वगैरह नहीं करना है। तो अब हम पढ़ते हैं संतुलन। संतुलन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। संतुलन जिसे इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहा जाता है। संतुलन क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो वस्तु है अपनी स्थिति में ही बनी रहती है, इसे संतुलन कहा जाता है। यानी किसी वस्तु की वह अवस्था जिस पर दो या दो से अधिक बलों के प्रभाव के कारण वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहे, उसे संतुलन कहा जाता है। तो संतुलन जो है उसके लिए शर्त ये है कि वस्तु पर कार्यरत समस्त क्षैतिज बलों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। जितने भी बल है, क्षैतिज बल जो भी काम करेंगे, जैसे कोई भी वस्तु अगर हम लेते हैं, इस पे जितने भी क्षैतिज बल काम करते हैं, ये जो क्षैतिज बल है इनका बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। इसी प्रकार जितने भी ऊर्ध्व बल काम करते हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। जैसे ऊपर से बल काम करे, नीचे काम करे, तो इनका जो बीजगणितीय योग यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। और तीसरा जो नियम है कि वस्तु पर कार्यरत जितने भी आभूषण हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। अगर वस्तु के ऊपर ये तीनों शर्तें लागू हैं, तीनों शर्तों का पालन करती है, तो वस्तु है अपनी संतुलन में रहेगी, यानी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। संतुलन के प्रकार में हम देखते हैं। पहला संतुलन आता है हमारा स्थायी संतुलन। पहला संतुलन हो गया स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन जिसे हम स्टेबल बोलते हैं, स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में वस्तु है अपनी पूर्व स्थिति के अंदर बनी रहती है। अगर हम उसको विस्थापित भी करते हैं तो वह फिर से अपनी स्थिति के अंदर आ जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये शंकु है, और इस शंकु को अगर यहाँ से हम थोड़ा सा बल लगाते हैं तो शंकु है थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, लेकिन टेढ़ा होने के बाद में इसको बल हटाने पर यह अपनी पूर्ववत स्थिति के अंदर फिर आ जाएगा। तो ये जो संतुलन होता है ये स्थायी संतुलन होता है। हमने इसको थोड़ा क्या, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होने के बाद में ये फिर से सीधा हो गया, तो इसे स्थायी संतुलन करते हैं। इसी प्रकार टेबल के ऊपर किताब वगैरह पड़ी है जो अपनी स्थिति नहीं परिवर्तित करती है, वो सारे संतुलन स्थायी संतुलन हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि दूसरा संतुलन होता है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन जिसमें वस्तु है अस्थायी तौर पर रहती है और थोड़ा सा विस्थापित करने पर अपनी पहली स्थिति के अंदर नहीं आती है। जैसे हमने यहाँ पर शंकु को स्थायी संतुलन में हमने शंकु को थोड़ा विस्थापित किया और बल हटाने पर यह अपनी पहली अवस्था के अंदर आ गया, यानी पहली फर्स्ट और थर्ड स्थिति दोनों समान हो गई। लेकिन अस्थायी संतुलन के अंदर अगर वस्तु को हम विस्थापित करते हैं तो वह पहली स्थिति के अंदर नहीं आती है। जैसे शंकु को अगर हम उसकी नोक पर खड़ा कर दें इस प्रकार, तो ये अस्थायी संतुलन है। वस्तु इसके बाद में गिर जाएगी और वो इस प्रकार की स्थिति लेगी, तो ये अस्थायी संतुलन, ये अस्थायी संतुलन बोलते हैं इसे। और परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कौन सा स्थायी संतुलन है, कौन सा अस्थायी संतुलन। आपको एक वस्तु की स्थिति दी जाएगी और पूछा जाएगा, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं। जैसे कि अब ये पेन है, अगर मैं इस पेन को इसकी टिप के सहारे यूँ खड़ा करूँगा तो ये अस्थायी संतुलन है, क्योंकि पेन गिर जाएगा। तो ये अस्थायी संतुलन माना जाता है। अगला संतुलन है उदासीन संतुलन।
उदासीन संतुलन के अंदर वस्तु पर बल लगाने पर, विस्थापित करने पर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी, केवल स्थान परिवर्तन करेगी, तो वह उदासीन संतुलन। मान लीजिए ये पेन है, ये गिरा हुआ है, इस स्थिति के अंदर है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा विस्थापित करके ये हो गया, लेकिन ये पहले भी गिरा हुआ था, अभी भी गिरा हुआ है, लेकिन स्थिति परिवर्तित हो गई। पहले इसकी स्थिति यूँ थी और अब यूँ हो गई। इसी प्रकार ये शंकु है, अगर इस पोजीशन में है, अगर मैं इसको घुमा दूँ और इसका मुंह यूँ कर दूँ तो ये भी उदासीन संतुलन है। ये पहले भी गिरा हुआ था ऐसे आड़ा और अभी भी गिरा हुआ है, तो ये उदासीन संतुलन है। तो वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहती है, केवल अपना स्थान परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार का संतुलन है, उदासीन संतुलन कहलाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मैं गुरुत्व केंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले परीक्षा के अंदर आए हैं वो हल करवाऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।